हेलो दोस्तों, मैं सीएससी में देबाशीष गोस्वामी आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 से लेके 32 तक। ओके, आई होप यू आर एक्साइटेड। तो शुरू करते बिना किसी देरी के सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 14 की। आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक वैसे हमारा पूरा राइट टू इक्वालिटी है, जो कि बहुत फंडामेंटल है। एक बार मैं आपको फंडामेंटल का मतलब यहां समझा दूं। The word fundamental suggests that these rights are so important that the Constitution has separately listed them and made special provision for their protection. स्टेट को ये जिम्मेदारी दी गई है कि भाई आपको ये इंश्योर करना है कि आप इन राइट्स का ख्याल रखें, और ये राइट इतने फंडामेंटल है ना, इसको हिंदी में मूलभूत कहते हैं, यानी इतने जरूरी हैं जिनके बिना इंसान चल नहीं सकता। These fundamental rights can only be changed by amending the Constitution. अगर इनमें कुछ भी बदलाव लाना है तो आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन का आपको यूज करना पड़ेगा और फिर जाके ये चेंज होगा। क्या है आर्टिकल 14? इट इज द कोर आर्टिकल अंडर राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 स्टेट्स दैट, क्या कहते हैं, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन। स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी इंसान को विमुख ना करे, उसको भी इक्वालिटी मिले। इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सर एक ही बात को दो दो बार बोल दिया? नहीं नहीं नहीं, दोनों में बहुत डिफरेंस है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एक इंग्लिश कंसेप्ट है, यानी कि ब्रिटेन वालों ने बनाया इसको, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक पॉजिटिव कंसेप्ट है जो कि अमेरिकन ने बनाया। विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, दैट इज नो मैन इज अबोव द लॉ। कोई भी इंसान कानून से बड़ा नहीं होता, कानून का हाथ सबसे लंबा होता है, बोलते हैं ना। उसको मतलब क्या है भाई, हर कोई पकड़ाया जाएगा, डजंट मैटर वो अमीर है या गरीब, गोरा है या काला, मोटा है या पतला, बड़ा है या छोटा। इक्वालिटी बिफोर लॉ एक्चुअली यही बोलता है कि भैया कानून के हाथ लंबे, पकड़े जाओगे, कोई मैटर नहीं करता कि तुम कौन हो, यानी किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। पुराने जमाने में होता था ना कि जो ब्राह्मण है उनको ये करेंगे तो चल जाएगा, शूद्र जो है अगर वो ये करेंगे तो पकड़ाए जाएंगे। तो पुराने जमाने में ऐसा हुआ करता था, आजकल ऐसा नहीं होता। इसी तरीके से इंग्लैंड में ना पहले हुआ करता था ऐसा। कई सारी मूवीज में आप देखेंगे या पुराने नॉवेल्स में आप पढ़ेंगे कि वहां पे जो अपर क्लास के लोग होते थे उनको फांसी नहीं होती थी, उनको डुअल करवाते थे। डुअल करवाते थे यानी जैसे मान लीजिए किसी ने कुछ गलत किया किसी के साथ, तो दोनों डुअल करेंगे, दोनों को बंदूक दे दी जाएगी, दोनों ऐसे 10 कदम आगे 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 जाएंगे, फिर मुड़ेंगे और एक दूसरे को गोली चलाएंगे। जो पहले गोली चला दिया वो जीत गया, जो नहीं चला पाया वो मर गया। ठीक है, तो ऐसा होता था अपर कास्ट लोगों में। लोअर कास्ट वालों को सीधा फांसी। क्लियर है? तो वहीं से ये कंसेप्ट आया इक्वालिटी बिफोर लॉ कि भैया आप कुछ नहीं होगा, अपर कास्ट लोअर कास्ट सब बाढ़ में जाए, सबके लिए कानून सेम है। क्लियर हो गया? आई होप ये याद रहेगा। इसको नेगेटिव कंसेप्ट कहा जाता है। नेगेटिव कंसेप्ट क्यों? आप सोचो, जिसको पहले ये सब अधिकार मिलता था बढ़िया, उसको कितना बुरा लग रहा होगा कि क्या यार, पहले के ही मजे थे यार, मौका तो मिलता था कम से कम गोली चलाने का, अब तो वो भी नहीं। तो ये नेगेटिव कंसेप्ट हो गया। पॉजिटिव कंसेप्ट क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसी बात को थोड़ा उल्टा कर देते हैं कि भाई तुम गरीब हो या तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारा कोई सपोर्ट नहीं करता, तुम अकेले हो, वगैरह वगैरह, कोई भी प्रॉब्लम हो, टेंशन नहीं लेने का, तुमको न्याय मिलेगा। इसी वजह से आप देखेंगे कि बहुत सारे केसेस में, जैसे मर्डर हो गया, तो मर्डर हो गया तो भैया उस इंसान का केस को कैसे लड़े? वो तो मर चुका है। और मान लीजिए घर वालों ने भी कह दिया नहीं यार अब क्या, लड़का तो गया, अब क्या लड़े उसके लिए, तो भैया स्टेट चुप नहीं बैठेगी। स्टेट बोलेगी कोई बात नहीं, लड़का मर गया, वो केस नहीं लड़ सकता, फैमिली वाले नहीं लड़ना चाहते, कोई बात नहीं, हम तो लड़ेंगे क्योंकि गलत तो हुआ है। यानी भैया सबको न्याय मिलेगा। इसी तरीके से अगर आपके पास पैसे नहीं है तो स्टेट आपको वकील करके देगा, लेकिन आपको न्याय मिलेगा। इसी तरीके से डज नॉट मैटर, मैं आपको एग्जांपल दे रहा था बस। इसी तरीके से डज नॉट मैटर कि आप भैया किस जात के हैं, आप किस जेंडर के हैं, क्या हैं, आपको भैया पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा, आपको पूरा ट्रीटमेंट इक्वल मिलेगा। आप कोई चिंता मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि भाई आप इस कास्ट के हैं तो आपको नहीं मिलेगा और आप उस कास्ट के होते तो मिल जाता। सबको जो भी चीज मिलेगा वो कैसे मिलेगी? सेम मिलेगी। क्लियर हो गया क्या? ये बोलते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 प्रोवाइड्स अ जनरल प्रिंसिपल। यही बातों से रिलेटेड बातें कहां लिखी है? आर्टिकल 15, 16, 17, 18 में, जहां पे पर्टिकुलर चीजों पे बात की गई है। थोड़ा बहुत और स्पेसिफिक हो जाएंगे इक्वालिटी को लेकर, तब 15, 16, 17, 18 आएगा।
Most importantly, Article 14 provides classification but prohibit class legislation. सर इसका मतलब मैं लड़का लड़की ऐसे क्लास बना सकता हूँ और उनके हिसाब से उनका अलग अलग रूल रख सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने कोई रेस करवाया और बोला अच्छा भेदभाव नहीं करना है तो लड़का लड़की एक साथ दौड़ेंगे, या लड़का हो या डिसेबल्ड हो या नॉर्मल पर्सन हो वो एक साथ दौड़ेंगे। ये तो गलत हो गया। डिसेबल्ड इंसान को तो डिसएडवांटेज है तो वो कैसे रेस जीतेगा? समझ में आया? तो आप क्लासिफिकेशन करेंगे कि जितने भी डिसेबल्ड लोग हैं उनकी रेस अलग होगी, जो एबल्ड लोग हैं उनकी रेस अलग होगी, मेन की रेस अलग होगी, फीमेल की रेस अलग होगी। क्लियर हो गया? तो आप इस तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, पर आप क्लास लेजिस्लेशन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अभी तो हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, अगर दिमाग की बात की जाए तो भैया फीमेल्स जो है उतनी ही इक्वल है जितने मैन है, समटाइम्स दे आर सुपीरियर देन मैन। ऐसे केस में आप ये नहीं कर सकते कि नहीं नहीं औरतों को भैया कम सैलरी दी जाए और मर्दों को ज्यादा सैलरी दी जाए, ना, नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा क्लास है ही नहीं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आमतौर पे फिजिकली ऐसा माना जाता है कि मर्द जो है वो थोड़े भगवान ने ज्यादा वो दे दिया है पावर फिजिकली। अब कई जगह पे ऐसा लगता है कि ऐसा भी नहीं है, पर नॉर्मली ऑन एन एवरेज बेसिस दिस इज ट्रू। तब अपन क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? क्लास लेजिस्लेशन का मतलब देखिए वहीं पे एग्जांपल दिया हुआ है, आप नीचे पढ़ सकते हैं। हायर पे स्केल फॉर मेन एंड लोअर फॉर वुमेन, ऐसा काम आप नहीं कर सकते। चलिए बढ़ते हैं आगे। आर्टिकल 15 क्या बोलता है? नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एक्सेट्रा। रिलीजन, आप हिंदू हैं तो आपको अलाउ करूंगा, मुस्लिम है तो अलाउ नहीं करूंगा, या मुस्लिम है इसलिए मैं आपको इतना पैसा दूंगा, हिंदू है तो आपको कम दूंगा, ये सब नहीं चलेगा। सारे रिलीजन जो है वो क्या है? बराबर है। हम वैसे भी कहते ही हैं कि इंडिया इज सेक्युलर कंट्री, तो इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है। तो भाई हर इंसान को बराबर ट्रीट करेंगे। रेस का मतलब आप काले हैं गोरे हैं डज नॉट मैटर। एक बहुत पुरानी थ्योरी चली आ रही है आर्यन और द्रविडियन। तो आर्यन थ्योरी ये बोलती है कि भाई लोग जो नॉर्थ इंडिया वाले हैं वो आर्यन है, यूरोपियन से लोग आए हैं और उनको पॉपुलेट किए। द्रविडियन बोलते हैं कि अफ्रीका से लोग आके साउथ इंडिया में बस इस वजह से गोरे काले हैं। तो इस तरीके से रेस पे भी ना कई बार लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, नहीं करना है, गलत बात। कास्ट बंगाली मराठी नहीं चलेगा। सेक्स मेल फीमेल या थर्ड जेंडर भी अगर आप हैं तो भी कोई आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ठीक है, गॉट इट? पर ये किसके बारे में बात बोल रहे हैं? ये हम बात बोल रहे हैं स्टेट के लिए। द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन सच ग्राउंड। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके ऊपर एक केस है। उस केस में क्या हुआ था कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक वुमन को निकाल दिया था काम से क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई थी। अब उस समय क्या हुआ होगा कि रूल्स वगैरह में लिखाए होंगे कि भैया ड्यूरिंग द ड्यूरिंग योर टेन्योर, जो भी आप 2 से 3 साल आप कॉन्ट्रैक्ट में है इस कंपनी के साथ, आप एयर होस्टेस हैं, आप अ, जो है वो प्रेग्नेंट मत होइएगा, आप बेबी को नहीं कंसीव कर सकते। पर ये ना आर्टिकल 15 के खिलाफ चला गया। कैसे? अब भाई कोई इंसान है, ये तो नॉर्मल सी चीज है कि ये हो सकता है। तो ऐसे केस में आपने क्या कर दिया? डिस्क्रिमिनेट कर दिया, उसको जॉब से निकाल दिया। ये नहीं चलेगा। यू हैव टू ट्रीट एवरीवन इक्वली। अब इक्वली का मतलब ये नहीं है कि भैया आप उसको भी 10 घंटे का काम एक्सपेक्ट करो, उसको कुछ स्पेशल फैसिलिटी मिलनी चाहिए, मिलेगी। बट आप डिस्क्रिमिनेशन करके आप उसके लाइवलीहुड को इम्पैक्ट कर रहे नेगेटिवली, ये अलाउड नहीं। अगला, prohibit citizen as well as state to make such a discrimination with regard to access to shop, होटल। इसके आगे अगर एक्सेट्रा लिखा है ना, उसको अगर मैं पूरा करूँ तो वहां लिखा है बाथिंग घाट या टेम्पल या फिर कोई भी जगह पे आप किसी भी इंसान को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि अच्छा मेरी दुकान में तू नहीं आएगा, अब से इस कास्ट वाला आदमी नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें अलाउड नहीं है। पुराने जमाने में ऐसा होता था कि जो लोअर कास्ट के लोग होते थे वो अलग कुएं से पानी पीते थे और सेम कुएं से पानी भी नहीं पीते थे। तो दैट इज वाई ये सारे वर्ड्स को लिखना पड़ा, शॉप, होटल या वेल या घाट, सारी चीजें। एम्पावर्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। हाँ, लेकिन औरतों के लिए, चिल्ड्रन के लिए या कोई भी ऐसा इंसान है जिसे अपन वीकर सेक्शन मानते हैं, उनके लिए अगर कुछ एक्स्ट्रा करना होगा तो अपन करेंगे। जैसे मैटरनिटी रिलीफ को ही आप ले लीजिए। मैटरनिटी रिलीफ तो सिर्फ ऑब्वियसली वुमेन को ही है, मैन को कोई पैटर्निटी रिलीफ जैसा कुछ भी नहीं है। चलेगा, बिल्कुल चलेगा। आर्टिकल 15 सपोर्ट करता है ना, चलेगा। आखिरी बात क्या बोलते हैं? आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज नंबर 4 क्या बोलते हैं? एनेबल द स्टेट to make special provision for protection of interest of backward class
एंड दस इट इज एन एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 15। SC ST OBC को रिजर्वेशन है, क्यों है? इसी क्लॉज की वजह से। क्लियर हो गया? वहां पे क्या लिखा हुआ है कि भैया अगर इनको ऊपर ले जाने के लिए, इनको ताकि और अपॉर्चुनिटी मिले, इनका लाइवलीहुड अच्छा हो, इसके लिए अगर कुछ स्पेशल करना होगा स्टेट को तो कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। वहां पे अपन ये इक्वालिटी इक्वालिटी लेकर नहीं आएंगे, एक्सेप्शन है उसका। आर्टिकल 16 और 17 को एक साथ डील कर लेते हैं। आर्टिकल 16 क्या बोलता है? इट गारंटीज द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल सिटीजन एंड सेज दैट नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, क्रीड इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी कि जैसे मान लीजिए कि मेरे को अगर मेड रखनी है, तो मैंने बोला कि यार मेड जो होगी ना वो ऐसी होनी चाहिए जो क्या बोलते हैं, मराठी हो, क्योंकि मेरे को मराठी खाना पसंद है, मान लेते हैं ऐसे। क्या मैं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, क्योंकि ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नहीं, ये प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी कोई भी सरकारी दफ्तर की अगर हम बात करें, तो फिर वहां पे आप किसी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी देंगे। कहने का मतलब, मेरिट पे आप कह सकते हैं कि यार हम जो है ना सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंसान को देंगे, तो ये डिग्री होनी चाहिए, वो चल जाएगा। लेकिन अगर आप रेस के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस बोलेंगे कि नहीं यार सिर्फ ये कास्ट के लोग को ही मैं रखूंगा, उस कास्ट के लोग को नहीं रखूंगा, ये अलाउड नहीं है। इट डजंट प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम प्रिस्क्राइबिंग नेसेसरी क्वालिफिकेशन। हाँ, मैंने बोला कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए, LLB वाला होना चाहिए, तभी मैं उसको ये जॉब दूंगा, तो वो चल जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 17 क्या बोलता है? abolishes untouchability and forbids its practice in any form। कहने का मतलब, एक तो अगर आपने किसी को अछूत कह दिया, या अगर आपने कोई ऐसा ट्रीट किया, तो आर्टिकल 17 आपको ये करने से अबॉलिश करता है, यानी आप नहीं कर सकते। अगर किसी को आपने अछूत टाइप का ट्रीट किया है, तो भी उसको फंडामेंटल राइट खराब किया आपने। क्लियर हो गया? सर मान लीजिए कि किसी को ना कोरोना हो गया था, तो हम उसको टच नहीं कर रहे थे, तो उसका भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया? नहीं भाई, नहीं नहीं, वैसे केस में नहीं। वो तो हमारा क्या है, कॉमन सेंस और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑब्वियसली हर जगह पे रहेगा ही, कि जहां पे लॉजिक है वहां लॉजिक लगा के चलना है आपको। क्लियर हो गया? पक्का? आगे आर्टिकल आता है नंबर 18। आर्टिकल नंबर 18 प्रोहिबिट द स्टेट on anybody, whether a citizen or a non-citizen. Academic distinctions are however exempted। कहने का मतलब, हाँ, आप कोई भी राय बहादुर, शाह बहादुर, ये वो जो चलता था ना पहले, वो सब चीज नहीं कर सकते। ये नवाब, वो नवाब, वो सब नहीं चलेगा। दो चीजें चल जाएगी, एक तो मिलिट्री वाला चल जाएगा, आप इसको मेजर बोल सकते हैं, कर्नल बोल सकते हैं, वो सब चल जाएगा। और दूसरा जो चल जाएगा वो है आपका एकेडमिक डिस्टिंक्शन, जैसे CA CS डॉक्टर, ये सारा चल जाएगा। क्लियर? अच्छा, साथ ही साथ भारत रत्न, पद्म विभूषण, ये भी आपका बिल्कुल चल जाएगा, वो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, बिल्कुल चलेगा। ठीक है। बाकी कोई और टाइटल है तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 19, राइट टू फ्रीडम। आज की डेट में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला आर्टिकल जो है ना, वो यही वाला आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19 के भी क्लॉज 1 में क्या लिखा है पढ़ते हैं, चलिए। ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट। अब उसके अंदर टोटल 7 बातें थी क्यों कहा मैंने सर? F वाला पॉइंट देखेंगे आप तो ओमिट हो गया है, उसके बारे में आखिर में बात करेंगे। ठीक है। ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू, पहला फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो बोलना है बोलिए। दूसरा असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म, यानी कि सर हाथ को घर में छोड़ के आना है, नहीं नहीं नहीं, गंदा जोक मारते हो सर। आर्म यानी कि जो भी आपके पास हथियार वगैरह है वो छोड़ के अगर आप नॉर्मली पीसफुली मिलना चाहते हो मिल सकते। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन या यूनियन, आपको संगठन बनाना है बनाइए। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया, जहां घूमना है घूमिए पूरे देश के अंदर, जहां रहना है रहिए, ये अगला पॉइंट है। और आखिरी में जो भी आपको प्रोफेशन, कोई भी आपको ट्रेड, कोई भी आपको ऑक्यूपेशन करना है वो भी करिए। सर ये इतना सही था? नहीं भाई, डिटेल में पढ़ेंगे इसको। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मेरे को हड़ताल करने का हक है, मेरे को क्रिटिसाइज करने का हक है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हक हैं। एग्जैक्ट वर्ड क्या इस्तेमाल किया गया है? ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन।
हर सिटीजन को ये राइट है कि वो चाहे जो चाहे बोले, जैसे चाहे अपने बातों को, अपने सुझाव को रखे। बट तो यानी मैं किसी को भी गाली दे दूं, मैं जाके कुछ भी कर दूं? नहीं, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होगा, यानी कि कुछ चीजों को आपको लॉजिकली रोकनी चाहिए, कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसे हार्म हो सकता है। क्लियर हो गया? कैसा कैसा हार्म होगा पढ़ेंगे आगे जाके। आर्टिकल 19(2) रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट। अगर कुछ गलत लगेगा तो भाई हम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे। क्या होता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, उसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी दिया हुआ है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का मतलब है कि आपको जैसा राइट यूज करना है करिए, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो लॉजिकल, जिसको नहीं करना चाहिए, वो चीजें आप नहीं करेंगे। जैसे आपने कुछ भी ऐसा कह दिया जिससे इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया खराब हो गई। आपने कुछ ऐसा बोला जिससे हमारे देश पर अटैक होने वाला है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट हार्म हो गया, किसी को बड़ा नुकसान होने वाला है, हमारा किसी दूसरे देश के साथ रिश्ते खराब हो जाएंगे, फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर खराब हो जाएगा। आपने कुछ ऐसा बोला जिससे दंगे हो गए, डिफेंस या मोरालिटी, आपने कुछ इतना गंदा बोला, गाली दी, जैसे वो इतनी गंदी गाली कि भैया दिमाग खराब हो गया, पूरी नैतिकता खराब हो गई। इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आपने कोर्ट में ऊंची आवाज में बात किया, जज को कुछ कह दिया, नहीं कह सकते भाई, जज है वो, बड़ा बड़ा आदमी है। डिफॉर्मेशन, आपने कुछ ऐसा बोला जो कि किसी और का मान हानि करता है, किसी की इज्जत खराब करता है। अब डिफॉर्मेशन जो है आर्टिकल सॉरी सेक्शन 499 और 500 ऑफ आईपीसी में कवर्ड है, उसको जब अपन पढ़ेंगे तब कवर करेंगे। डिफॉर्मेशन का सिंपल मतलब है मानहानि, आपको कुछ ऐसा नहीं बोलना है कि किसी की मानहानि हो जाए। और आखिरी इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ऑफेंस यानी कुछ आपने जुर्म किया, किसी ने जुर्म किया और आप वो थे जिसने भड़काया है, तब आप ये नहीं कह सकते फ्रीडम टू स्पीच था सर, मैंने फ्रीडम टू स्पीच था ना तो भड़का दिया, नहीं बोल सकते भाई, नहीं चलेगा, गलत बात। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए रख रहा हूँ कि हम जो ये मीडिया ट्रायल करते हैं कि कोई केस आया तो मीडिया बैठ जाती है, चार लोग को बुला लेगी, बोलेगी आपको क्या लगता है सही है, आपको क्या लगता है गलत है। तो ये जो करती है, क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आता है या नहीं आता? कि ये जो मीडिया ट्रायल होता है, ये मीडिया में जो बातें होती है, किसी को हम सीधा गुनहगार कह देते हैं, किसी पे पूरा आरोप लगा देते हैं, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, क्या ये अलाउड है? क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आता है या नहीं आता? ठीक है, तो कई बार फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ये बहुत वाइड ले लेते हैं लोग कि हम कुछ भी कर सकते हैं, पर इतना वाइड नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपके किसी कुछ कहने से या कुछ करने से अगर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, वो जो मैंने पीछे बातें बोली उनमें से, तो आपके ऊपर केस किया जा सकता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब ये नहीं कि जो मन में आए वो करूं, कुछ रीजनेबल चीजों को डिसअलाउ किया गया है। क्लियर है? चलो आते हैं आगे। राइट टू असेंबल, आपको जिसके साथ मिलना है, जैसे आपको पार्टी करनी है, बर्थडे पार्टी करना है, ये वो करना है, बिल्कुल कर सकते हो। तो सर हम रामलीला मैदान में पहुंच गए और पहुंच के वहां पे वो कर रहे हैं, दंगे कर रहे हैं या हम प्रदर्शन कर रहे हैं, चल जाएगा? चल जाता अगर देश की सोवरेनिटी या इंटेग्रिटी यानी एकता वगैरह पे अगर बात नहीं आती तो चल जाता, पर अगर वो एकता पे बात आ रही है फिर तो भैया नहीं चल पाएगा। ठीक है, याद रखना है रामलीला मैदान के। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, हमने कोई संगठन बना लिया, जैसे होता है ना कि शहरों में या गाँव में कई बार ऐसा संगठन बनाते हैं अपन कि अपन सारे टीचर्स हैं तो टीचर्स मिलकर एसोसिएशन बना लिया, टीचर एसोसिएशन। ठीक है, ऐसे सारे लॉयर्स मिलके बनाते हैं, बार एसोसिएशन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस अगेन आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का ख्याल रखना है, वो आपके देश के सोवरेनिटी इंटीग्रिटी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। आपने कोई ऐसा एसोसिएशन बनाया जैसे नारी विरोधी एसोसिएशन, सारी नारियों को जा जाके छेड़ रहे हो, नहीं चलेगा भाई, ऐसा एसोसिएशन नहीं चलेगा। अगला, राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन इंडिया, आपको जहां घूमना है घूमिए हमारे देश के अंदर हो, और जहां रहना है रहिए हमारे देश के अंदर। ऑब्वियसली रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे भी है, इसका मतलब ये नहीं है कि भैया आप रोड पे ही लेट जाएं कि नहीं नहीं मेरे को तो रहने का है अधिकार, तो मैं रोड में रहूंगा आज से, नहीं। जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को अगर आप खराब कर रहे हैं या शेड्यूल ट्राइब के अगर आप इंटरेस्ट को खराब कर रहे हैं तो फिर नहीं चलेगा। शेड्यूल ट्राइब यानी सर जैसे अंडमान निकोबार में ना सेंटिनल आइलैंड है, वहां पे कुछ आदिवासी लोग रहते हैं। अगर आप वहां पे गए और उन आदिवासी लोगों का जो एक
क्या बोलना चाहिए, एक रेसिडेंस है या एक पर्टिकुलर एरिया है, अगर आप वहां पे इन्फिल्ट्रेट करते हैं, आप अंदर जाते हैं और उसको खराब करते हैं, नहीं चलेगा। वहां पे आप ये नहीं कह सकते मेरे को कहीं भी घूमने का अधिकार है तो मैं शेड्यूल्ड ट्राइब ऐसे जगह जो कि प्रोटेक्टेड है ऐसी जगह में भी मैं चले जाऊं, नॉट अलाउड। उसके बाद राइट टू ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, ट्रेड, आपको जो भी करने का मन है बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर इसका मतलब है कि मेरे पास सीए की डिग्री नहीं है तो भी मैं सीए का काम कर सकता हूँ? नहीं भाई, कहीं पे अगर ये लिखा है कि टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए तो फिर चाहिए, तब आप ये नहीं बोल सकते। क्लियर हो गया? देखिए पॉइंट नंबर 1 में लिखा है द प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन और कैरिंग ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, वहां पे लगेगा। हम ये तो नहीं कह सकते सर मेरा बचपन से ना डॉक्टरी का बड़ा मन है तो मैं जाके चीर फाड़ करके आ जाऊं, राइट टू प्रोफेशन है, नहीं चलेगा भाई। डॉक्टरी का आपको डिग्री चाहिए, आपको एक जो लाइसेंस होता है वो चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। राइट टू प्रॉपर्टी, सर आपने तो बोला था राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, कैसे आ गया? नहीं है भाई, हटा दिया गया है। देखिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि दिस इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट, 1977 में इसको हटा दिया गया और अब ये एक लीगल राइट है। लीगल राइट यानी ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं है, पर स्टेट उसको प्रोटेक्ट करेगी या वो एकदम फंडामेंटल है, ऐसा अब नहीं है। दिस इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट बट दिस इज स्टिल अ लीगल राइट। सर बता दीजिए क्या है? ये लीजिए आपके सामने, पर्सन नॉट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ यानी अगर सरकार चाहे तो आपसे प्रॉपर्टी ले सकता है। जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया तो वहां पे बहुत सारा प्रॉपर्टी चाहिए था तो ले लिया, चलेगा चलेगा, पर कोई और आपसे प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। क्लियर हुआ? सर ये प्रॉपर्टी का मतलब, प्रॉपर्टी का मतलब ऑल टाइप ऑफ प्रॉपर्टी कैपेबल ऑफ बीइंग ओन, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम खरीद सकते हैं, ओन कर सकते हैं, हमारे नाम पे अगर वो हो सकता है तो वो प्रॉपर्टी कहलाएगा। क्लियर हो गया? यानी यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, टेंजिबल, इनटेंजिबल, कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल, कुछ भी हो चल जाएगा। क्लियर है? जैसे मान लीजिए मैंने कोई गाना रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डाल दिया, कोई और गाएगा तो मैं उसके ऊपर केस कर सकता हूं। क्लियर हो गया? क्योंकि ये मेरा प्रॉपर्टी है, सिर्फ मेरे पास होगा, ये किसी और के पास नहीं होगा। क्लियर है? आगे आर्टिकल नंबर 20 पे आ जाते हैं। आर्टिकल नंबर 20 आज इस वीडियो का तो आखिरी टॉपिक होगा, क्योंकि बाकी जो आर्टिकल्स हैं वो भी थोड़े से लंबे, उसको भी अगर मैं इसी में डाल दूंगा तो हो सकता है कि बहुत हौच पौच हो जाए, दिमाग में ना बैठे। तो आर्टिकल 20 करके अपन उसको थोड़ा सा रोक देंगे। आर्टिकल 20 मोटा मोटी दो बातें करता है, तीन बातें करता है, माफ कीजिएगा। क्या बोलते हैं? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। पॉइंट नंबर 1, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स। किसी को भी आप ऐसे कुछ भी ऑफेंस बोल के अंदर नहीं कर सकते, सिर्फ जो कानूनी रूप से जो अभी लागू है, सिर्फ और सिर्फ आप उन्हीं बातों पे उसको सजा दे सकते हैं। सर कहने का मतलब आप इमेजिन कीजिए एक टाइमलाइन है, ठीक है, ये टाइमलाइन है। क्लियर हो गया? ये मेरा टाइमलाइन, इस टाइमलाइन के यहां पे मैंने क्राइम किया और लॉ उसके बाद बना, तो सर क्या मुझे उसकी भी सजा हो जाएगी? अभी मैंने जब क्राइम किया तब लॉ था ही नहीं कुछ, 10 दिन बाद या 1 साल बाद कोई नया लॉ बना, उसके हिसाब से मैं लायबल हूं, तो क्या मेरे को सजा हो जाएगी? नहीं भाई साहब, आपको सजा नहीं होगी, टेंशन मत, तो टेंशन फ्री रहिए। जिस समय आपने क्राइम किया है अगर उस समय लॉ नहीं बना था उसके ऊपर तो उसे ऑफेंस नहीं कहा जाए। क्लियर हो गया? पर अगर सिविल केस है तो रेट्रोस्पेक्टिव भी चल सकता है। सिविल केस यानी आई होप आप लोग सिविल क्रिमिनल जानते ही हैं, तो सिविल केस अगर आप हैं तो सिविल केस में आप जो लॉ बनाएंगे वो लॉ को आप रेट्रोस्पेक्टिव यानी पीछे के डेट से भी आप इफेक्टिव कर सकते, तब आप फंस जाएंगे। तब आप ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं जब मैंने क्राइम किया तब तो ऐसा कुछ था ही नहीं, नहीं, सिविल केस में पीछे कर सकते हैं। क्लियर हो गया? बाकी क्रिमिनल केस में या बाकी केसेस में नहीं कर सकते। क्लियर है? दूसरा क्या बोलता है? नो पर्सन शैल बी परसिक्यूटेड, प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक इंसान को एक ही सजा की दो, एक ही जुर्म की दो दो सजा नहीं मिल सकती, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, इसको डबल जियोपार्डी कहते हैं। और तीसरा, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। मैंने कह दिया कि भाई कह दे तू नहीं मारा है उसको, कह दे वरना मैं तेरी फैमिली को मार दूंगा, नहीं चलेगा, आप किसी को इस तरीके से कंपेल नहीं कर सकते। चलिए थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं इसको।
जो पहली बात हमने की उसको एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहते हैं, यानी कि मैंने जब क्राइम किया तब कोई लॉ नहीं था, बाद में बना। एक्स पोस्ट, पोस्ट यानी बाद में लॉ बना, तो क्या उसके लिए मेरे को सजा होगी? नहीं होगी। क्लियर है? तो तीन तरीके से हो सकता है। अ लॉ विच डिक्लेयर्स सम एक्ट और ओमिशन एज एन ऑफेंस फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट एक्ट, यानी काम हो चुका है, एक्ट हो चुका है, फिर लॉ बना। दूसरा, अ लॉ विच एनहेंसेस द पनिशमेंट, या तो सजा थी ही, जिस समय मैंने क्राइम किया तब सजा 2 साल की थी, बाद में सजा 6 साल की हो गई, ठीक है, और डिसीजन जब आया तब तक 6 साल वाला सजा हो चुका था, तो 2 साल का होगा कि 6 साल? तो सर 2 साल ही हो पाएगा। जब क्राइम किया तब कितना पनिशमेंट था, वही वाला पनिशमेंट एप्लीकेबल होगा। तीसरा, अ लॉ विच प्रिस्क्राइब्स अ न्यू एंड डिफरेंट प्रोसीजर, मैं जिस समय पे क्राइम किया तब जो प्रोसीजर था वही वाला प्रोसीजर चलेगा, बाद में आपने कुछ प्रोसीजर चेंज कर दिया, मेरे को फंसा दोगे, ऐसा नहीं चल पाएगा। क्लियर है क्या सभी को? से आगे तो वही वाली बातें वापस से लिख रही है यहाँ पे, उसी बात को जो जो मैंने बोला है वही सारा है। एक एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे कोई आदमी है जो 1947 में क्राइम कर रहा है, और जो है 1949 में अगर कोई एक्ट पास हुआ तो क्या इसको उसकी सजा होगी? नहीं होगी। क्लियर है? डबल जियोपार्डी क्या है? एक बार अगर आपको सजा हो गई है आपके एक जुर्म की, तो वापस उसी जुर्म की दूसरी सजा नहीं होगी, या दोबारा सजा नहीं होगी। इसी वजह से मैं आपको एक छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जैसे अगर आपका दिन में चालान एक बार कट चुका है, अब बिना हेलमेट के जा रहे थे, चालान कट गया, ठीक है, अब अगर आप पूरे दिन में अगर आप हेलमेट नहीं पहने और आपको किसी ने पकड़ा, तो दूसरी बार चालान नहीं कटेगा। वो जो पहली बार चालान कटा ना, बस काफी है, आपका पूरा दिन अब क्या हो गया? एग्जाम। हाँ, आपने किसी को ठोक दिया या किसी और वजह से चालान कट सकता है, पर हेलमेट की वजह से एक बार अगर चालान कट गया तो दूसरी बार उसी दिन चालान नहीं कटेगा, अगले दिन कट सकता है। बट इट, चलिए, क्या बोलता है जियोपार्डी? जियोपार्डी का मतलब ऐसे इंग्लिश मतलब जो होता है वो क्या होता है? डेंजर ऑफ कन्विक्शन। तो डबल जियोपार्डी यानी दो दो बार कन्विक्शन, यानी एक बार मैंने कोई जुर्म किया पर उसकी सजा कितने बार हो गई? 2 बार। क्लियर हुआ? द एक्ट ऑफ पुटिंग अ पर्सन थ्रू अ सेकेंड ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस फॉर विच ही और शी हैव ऑलरेडी बीन प्रोसिक्यूटेड और कन्विक्टेड, भाई उसको सजा हो चुकी है, माफ कर दे, फिर से ट्रायल शुरू मत कर, फिर से उस प्रोसेस से मत लेकर जा। दिस मीन्स दैट इफ अ पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड और कन्विक्टेड कैन नॉट बी पनिश्ड अगेन फॉर दैट क्रिमिनल एक्ट, यानी उसी एक्ट के लिए फिर से सजा नहीं होगी। एंड इफ अ पर्सन इज इंडिकेटेड अगेन फॉर द सेम ऑफेंस इन द देन ही हैज द प्ली ऑफ डबल जेओपार्डी एज अ वैलिड, कहने का मतलब है कि एक बार सजा हो गई है तो बोल सकते हैं कि भाई एक बार तो हो गई, अब दूसरी बार तुम नहीं कर सकते। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 22 के अंदर ये दिया हुआ है, ये एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये हमने कहाँ से उठाया, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के 5th अमेंडमेंट से उठाया है। वहां पे जो बात लिखी है, क्या लिखी है? नो पर्सन शैल बी पुट ट्वाइस इन जेओपार्डी ऑफ लाइफ और लिम्ब, यानी किसी भी इंसान को 2 बार सजा एक ही जुर्म की नहीं हो सकती। ठीक है, तो आई होप आपको मजा आया होगा, एंड कोई भी डाउट रहेगा, कुछ भी अगर आपको पूछना रहेगा, आप बिल्कुल पूछिएगा बेझिझक होकर, आप अपने कमेंट्स दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।